हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर आइसोमेरिज्म को डिस्कस करूंगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है नीट एग्ज़ाम के हिसाब से। मतलब बहुत ही मार्क्स कैरिंग चैप्टर है। तो ये वीडियो स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स के लिए है, हालांकि जेई एस्पिरेंट्स भी इसे देख सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है और जिन्होंने ये चैप्टर पहले पढ़ लिया है। इन दोनों के लिए, जिन्होंने ये चैप्टर पहले पढ़ लिया है उनके लिए एक रिवीजन वीडियो के तौर पे ये एक वीडियो होगा, और जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है उनके लिए एक ओवरव्यू वीडियो होगा, जिसमें मैं बता दूंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आने लायक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरे आइसोमेरिज्म चैप्टर को वन शॉट में ही कंप्लीट कर दूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स एक वैसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो रहता है वो सेम रहता है। आइसोमर्स मेनली दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो आइसोमर्स। हालांकि एक थर्ड कैटेगरी भी हम लोग कॉन्फर्मर्स कह सकते हैं, लेकिन कॉन्फर्मर्स को बहुत जगह ये लोग अलग तरीके से लेते हैं, एक कैटेगरी नहीं लेते हैं आइसोमर्स का। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वैसे आइसोमर्स है जिनका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट रहेगा, यानी अलग रहेगा। और स्टीरियो आइसोमर्स आईयूपीएसी नेम तो इनका सेम रहेगा, पर इनका डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस रहेगा, यानी इनका स्पेशल अरेंजमेंट 3D में अलग अलग रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में सबसे पहला आएगा चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स वैसे आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, पर उनका डिफरेंट पेरेंट चेन रहेगा, यानी उनका पेरेंट चेन अलग रहेगा। और जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, इन दोनों ही 5 कार्बन के हैं, पर इनका पेरेंट चेन अलग अलग है। इसमें है इसमें फाइव फाइव पेरेंट चेन है और इसमें है 4। तो ये एग्जांपल हो गया चेन आइसोमर्स का। और एक बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आता है चेन और पोजीशन आइसोमर को डिफ्रेंशिएट करने में, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं? पोजीशन आइसोमर्स वैसे आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, पर उनका जो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप है उनका पोजीशन अलग अलग जगह पे रहेगा। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये है और ये है। इनमें पेरेंट चेन तो सेम है, 1 2 3 4 5 6 6 है। इधर इधर भी 6 है, पर जो NO2 का पोजीशन है वो अलग अलग है, इसलिए यह है पोजीशन आइसोमर्स। इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, ये है कीटोन, तो इसमें सेकंड पोजीशन में और इसमें थर्ड पोजीशन में, इसलिए ये है पोजीशन आइसोमर्स। लेकिन अगर हम लोग इसमें चेक करें तो ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं, चेन आइसोमर्स है, क्योंकि ये एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड में हम लोग C को भी काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, और इसमें 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा चेन आइसोमर्स, क्योंकि इसमें पेरेंट चेन ही अलग है। तो हम लोग आ जाते हैं ट्रिक पे, जिससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं चेन और पोजीशन आइसोमर्स में। तो इस ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक अल्फ़ाबेट लेंगे, एक्स और वाई। एक्स हम लोग इसको बोल रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन, मतलब पेरेंट चेन में कितने कार्बन है। जैसे कि इसमें 5 कार्बन है, तो पेरेंट चेन यानी एक्स का वैल्यू इसमें 5 हो जाएगा। अब वाई वाई क्या है? नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ द कार्बन। जैसे कि इसमें 2 ब्रांच हैं, तो इसमें वाई का वैल्यू 2 हो जाएगा। जैसे कि हम लोग इसमें देख सकते हैं 1 2 3, इसमें भी मतलब 2 है, इसमें भी 2 ही है, ठीक है। तो y का वैल्यू इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया। तो हम लोग समझ चुके हैं x क्या है और y क्या है। अगर x y अगर सेम आ गया तो वो हो जाएगा पोजीशन आइसोमर्स, और अगर x y अलग अलग आ गया तो वो हो जाएगा चेन आइसोमर्स। चलिए इसका थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग कंपाउंड लिए हैं C5H12 यानी पेंटेन। पेंटेन को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसमें पेरेंट चेन कितना है? इसमें है 5 पेरेंट चेन, इसमें है 4 और इसमें है 3, ठीक है। तो इसमें पेरेंट चेन अलग है, तो ये है चेन आइसोमर्स। अगर हम लोग वो ट्रिक के हिसाब से भी देखें तो ये दोनों को हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ कार्बन इन द पेरेंट चेन, इसमें है 5 कार्बन, नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट तो वो है इसमें 0। तो हम लोग इसमें देखेंगे नंबर ऑफ़ कार्बन इन द पेरेंट चेन, यानी इसमें है 4, और एक है नंबर ऑफ़ ब्रांच यानी 41, यानी एक्स और वाई का वैल्यू अलग अलग आ गया, तो ये है चेन आइसोमर्स। तो हम लोग आते हैं पोजीशन आइसोमर्स में। पोजीशन आइसोमर्स में हम लोग एक ही एग्जांपल लिए हैं, जिसमें 4 कार्बन है और 2 क्लोरीन है। तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हम लोग इस तरीके से बहुत तरीके से बना सकते हैं, यानी 4 तरीके से। ये दूसरा एग्जांपल है जिसमें 2 क्लोरीन नहीं है, एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है। तो ये दोनों में हम लोग पहले देखते हैं। इसमें एक पेरेंट चेन तो सेम है 1 2 3 4, ठीक है। इसमें भी 1 2 3 4 पेरेंट चेन दोनों में सेम है, पर
क्लोरीन का पोजीशन दोनों में अलग है। इसमें दोनों क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन में है, इसमें एक क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन में और एक क्लोरीन सेकंड पोजीशन में। तो ये दोनों हो जाएगा पोजीशन आइसोमर्स। अगर हम लोग अब ट्रिक से देखें तो इसमें x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और सब्स्टिट्यूएंट कार्बन का 0 है तो इसमें 40 आ गया, इसमें भी 40 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि पेरेंट चेन 4 है और इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट 0 है, तो दोनों का एक्स वाई अगर सेम आ गया तो ये हो जाएगा पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स हो जाएगा ये एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। इसमें भी पेरेंट चेन सेम है, इसमें भी पेरेंट चेन सेम है, पर क्लोरीन और ब्रोमीन का पोजीशन अलग अलग है, इसलिए ये है पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं मेटामर्स में। मेटामर्स क्या होते हैं? मेटामर्स एक वैसे आइसोमर्स होते हैं जिनमें डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ ग्रुप फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ द ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें हम लोग को मेन देखना है मेटामर्स में ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप वैसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनके दोनों साइड में हम लोग कार्बन एटम को अटैच कर सकते हैं। जैसे कि ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा ईथर, सेकेंडरी अमीन, याद रखिएगा बस सेकेंडरी अमीन होता है, प्राइमरी अमीन नहीं होता है ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी अमीन कीटोन, ईस्टर, एनहाइड्राइड एंड सल्फोनेट। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसमें इस तरफ 3 कार्बन है, इसमें 1 है, और इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये दोनों हो गया मेटामर्स। और मेटामर्स के साथ इसको हम लोग चेन आइसोमर्स भी कह सकते हैं। अभी हम आगे बताएंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, लेकिन अभी तक जहाँ जो हम लोग पढ़े उसके हिसाब से ये मेटामर्स भी हो सकते हैं और चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इसमें पेरेंट चेन इसमें 3 कार्बन का है और इसमें पेरेंट चेन 2 ही कार्बन का है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि इसमें पेरेंट चेन 3 कार्बन का है, इसमें भी पेरेंट चेन 3 कार्बन का है, तो चेन आइसोमर्स तो नहीं होंगे। हालांकि ये मेटामर्स तो दोनों हैं ही, क्योंकि ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है यानी ईथर है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि पेरेंट चेन तो सेम है पर पोजीशन अलग है ईथर का। इसमें फर्स्ट पोजीशन में, इसमें सेकंड पोजीशन में, तो ये पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, और हम लोग इस पर ध्यान देंगे। एक स्पेशल एग्जांपल है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें ये मेटामर्स में नहीं आता है, क्योंकि इस तरफ मीथेन है और इस तरफ आइसोप्रोपेन है। ठीक है, पर इसमें जस्ट पोजीशन उल्टा कर दिया तो हम लोग इसको मेटामर्स नहीं कहेंगे। इस एग्जांपल को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं चौथे कैटेगरी पे यानी फंक्शनल आइसोमर्स। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो हम लोग चौथे कैटेगरी में आ गए फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स एक ऐसे आइसोमर्स है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा पर उनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स रहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, अल्कोहल और ईथर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन, डाइइन और इन। डाइइन मतलब 2 डबल बॉन्ड और आइन मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड। और कीटोन और डाइइनॉल, कीटोन मतलब ये हो गया और डाइइनॉल मतलब 2 वेज। इसको हम लोग कह सकते हैं फंक्शनल आइसोमर। अब ये देखिए, ये 3 स्ट्रक्चर है, हम लोग को इसमें बताना है कि 2 और 3 क्या, 1 और 2 क्या है, 1 और 3 क्या है और 2 और 3 क्या है। सबसे पहले हम लोग अपने ट्रिक के हिसाब से इसमें लिख लेंगे अपना एक्स और वाई, फिर ही हम लोग कुछ चेक करेंगे। सबसे पहले इसमें पेरेंट चेन कितना है, 1 2 3 4 5, 5 और एक सब्सटीट्यूएंट है कार्बन का यानी 51। याद रखिएगा एक ही सब्सटीट्यूएंट है, हालांकि ये इथाइल है पर फिर भी ये एक ही सब्सटीट्यूएंट है। इसमें पेरेंट चेन है 5 और इसमें है 2 सब्सटीट्यूएंट। इसमें भी पेरेंट चेन है 5 और इसमें भी 2 सब्सटीट्यूएंट है, हालांकि पोजीशन अलग अलग है। हम लोग चेक कर सकते हैं ट्रिक के हिसाब से, इनका एक्स वाई सेम है तो ये है पोजीशन आइसोमर्स, इनका एक्स वाई अलग है तो ये है चेन आइसोमर्स और ये भी है चेन आइसोमर्स। अभी हम लोग देख सकते हैं 1 और 2 है चेन आइसोमर्स, 1 और 3 भी है चेन आइसोमर्स, और 2 और 3 क्योंकि उनका एक्स वाई सेम है तो वो है पोजीशन आइसोमर्स। ये आप लोग डेफिनेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं, पर एक्स वाई के अगर आप देखेंगे एक्स वाई के हिसाब से तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। लोग आ जाते हैं फिफ्थ कैटेगरी में यानी रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स वैसा कुछ खास नहीं पूछा जाता है। रिंग चेन आइसोमर्स वैसे आइसोमर्स है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आइसोमर से तो सेम ही रहेगा, पर उनमें एक कंपाउंड चेन रहेगा तो दूसरा कंपाउंड रिंग रहेगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं C3H6। C3H6 इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, जो बाद में बताऊंगा क्या होता है, यानी एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक रिंग हो सकता है। तो इसमें आप देख लीजिए रिंग चेन आइसोमर्स। अब टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको लेक्चर के बाद आप इसमें अलग से क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा कि टॉटोमेर से सवाल आना पक्का रहता है, चाहे वो नीट एग्जाम हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, टॉटोमर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉटोमर्स का और भी नाम है वो हम लोग पहले देख लेते हैं।
टोटोमेरिज्म को हम लोग और बोलते हैं डेस्मोट्रॉफिज्म, अलीलोट्रॉफिज्म, क्रिप्टोट्रॉफिज्म एंड प्रोटोट्रॉफी। तो टोटोमेरिज्म के टोटल 4 नाम अलग से हो गए, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं इसका डेस्मोट्रॉफिज्म बताओ, ठीक है। तो टोटोमेरिज्म का कंडीशन क्या होता है? टोटोमेरिज्म का कंडीशन ये रहता है कि जो एक अल्फा कार्बन रहता है वो sp3 होना चाहिए और अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा कार्बन हम लोग ये बोलते हैं, जैसे कि ये हो गया एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, इसके जो बगल वाला कार्बन है वो हो जाता है अल्फा कार्बन, और उसके बाद वाला हो जाता है बीटा कार्बन, और सिमिलरली उसके बाद वाला गामा कार्बन। तो अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, और अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन का 4 वैलेंसी रहता है, 3 इधर कंप्लीट हो गया, एक एच बचा है, तो यहाँ पर अल्फा एच प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये शो करेगा अपना टॉटोमेरिज्म। हम लोग इसको देख लेते हैं। इसमें ये देखिए अल्फा कार्बन यहाँ पर तो है ही नहीं, तो ये बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पर अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन sp3 नहीं है, sp2 है, क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जा रहा है, ठीक है। तो ये शो नहीं करेगा टॉटोमेरिज्म। हम लोग इस पे आ जाते हैं। इसमें जो अल्फा कार्बन है वो sp3 है, और यहाँ पर कार्बन 2 ही बैलेंसी बना रहा है, तो 2 बचा है, यानी अल्फा एच भी प्रेजेंट है। तो ये भी शो करेगा टॉटोमेरिज्म। इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, अल्फा कार्बन sp3 और अल्फा एच भी प्रेजेंट है, तो ये भी शो करेगा। आप ये देख लीजिए, इस कंपाउंड का नाम आप लोग देख लीजिए, पैराबेंजोक्विनोन है, ठीक है, पैराबेंजोक्विनोन। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अल्फा कार्बन ही sp3 नहीं है, sp2 है, तो अल्फा एच को हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन ही इसमें sp3 नहीं है, मतलब sp2 है, तो ये तो क्राइटेरिया फेल कर गया, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हम लोग इसमें देख सकते हैं, इसमें 2 अल्फा कार्बन है, ये और ये। इस तरफ अल्फा कार्बन sp3 है, इस तरफ भी अल्फा कार्बन sp3 है, पर इधर अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है और इधर अल्फा एच प्रेजेंट है, तो एक तरफ भी प्रेजेंट है, इसलिए ये टॉटोमेरिज्म को शो करेगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, जो टॉटोमेरिज्म होता है उसको कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म 2 तरीके का हो जाता है, एक 1,3 सिस्टम और एक 1,5 सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। जब 1,3 सिस्टम फेल हो तभी हम लोग 1,5 सोचेंगे, पहले हम लोग 1,5 नहीं सोचेंगे, पहले हम लोग 1,3 सिस्टम को ही सोचेंगे। अगर वो फेल हो तभी हम लोग 1,5 में जाएंगे, जो कि हालांकि बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन एक बार देख लीजिए। 1,3 सिस्टम यानी अपना नॉर्मल सिस्टम, जिसका आपको हर जगह एग्जाम्पल मिल जाएगा, जैसे कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा क्योंकि अल्फा कार्बन sp3 है और अल्फा एच भी प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड हम लोग यहाँ उतार देंगे और एक एच को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। इसके 2 टॉटोमेरिक फॉर्म बन जाएंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं इस पे। इसमें जो अल्फा कार्बन है वो sp3 है ही नहीं, वो sp2 है। तो हम लोग अब मूव करेंगे 5th कार्बन पे। 5th कार्बन पे नहीं, ये हम लोग 1,3 जो है, इसको हम लोग कार्बन को काउंट नहीं करते, स्टार्टिंग हम लोग ऑक्सीजन से करते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग हम लोग ऑक्सीजन से किए, तो उसके हिसाब से ये 3rd कार्बन है, और ये मतलब थर्ड पोजीशन है, और ये 5th पोजीशन है। 3rd पोजीशन sp2 है, इसीलिए हम लोग 5th पोजीशन पे गए, ठीक है। अगर 3rd पोजीशन पे ही मिल जाता है sp3 तो हम लोग नहीं जाते हैं 5th पोजीशन में। 5th पोजीशन में हम लोग देख रहे हैं कि sp3 है और अल्फा एच भी प्रेजेंट है, 2 अल्फा एच प्रेजेंट है। इसको हम लोग टॉटोमेराइज करके और रेजोनेंस के हिसाब से इसको हम लोग बना देंगे फिनॉल। इसका नाम फिनॉल है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक बार ये लाइन फिर से देख लीजिए, जब 1,3 सिस्टम फेल हो तभी हम लोग 1,5 सिस्टम सोचेंगे। और फेल हो मतलब ऐसे ऐसे आप नहीं कह सकते, जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है ना, तो जैसे कि ऐसे हो गया, ये क्या है, ये sp3 कार्बन है लेकिन इसमें अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है, तो आप इसमें 1,5 में नहीं जा सकते। 1,5 में जाने के लिए क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि ये जो 1,3 सिस्टम है यहाँ पर sp2 होना चाहिए, तभी आप 1,5 में जा सकते हैं। अगर यहीं पर sp3 है और अल्फा एच नहीं प्रेजेंट है, तब आप लोग 1,5 में नहीं जा सकते। ये बात को एक बार ध्यान से सुन लीजिए रिपीट करके, क्योंकि ये बात भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का हम लोग एक बार टॉटोमेर्स का थोड़ा सा और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखिए sp2 sp2 sp3 है पर अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है, तो शो नहीं करेगा टॉटोमेरिज्म। इसमें एक तरफ sp2 है और एक तरफ sp3 है और अल्फा एच भी प्रेजेंट है, तो ये शो करेगा टॉटोमेरिज्म। इस तरफ हम लोग देख सकते हैं, ये तो शो नहीं कर रहा है, पर ये वाला पार्ट शो कर रहा है। इस तरफ अल्फा अल्फा कार्बन sp3 है, ठीक है। इधर भी sp3 है पर अल्फा एच नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। इधर भी शो करेगा टॉटोमेरिज्म। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है टॉटोमेरिज्म के रिगार्डिंग, ये लाइन्स को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये लास्ट ऐसे ही थोड़ा सा लिख दिया है, ठीक है। तो
टॉटोमर्स जो है उसको हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स कंसिडर कर सकते हैं, डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं टॉटोमरिज्म को, क्योंकि पहले कीटोन था फिर बाद में अल्कोहल बन जाता है, मतलब अल्कोहल अल्कोहल बन जाता है, डाइनॉल बन जाता है, कीटोन कीटोन टू डाइनॉल। तो हम लोग इसको फंक्शनल आइसोमर्स डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। फिर जो टोटल टोटल सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर सेम रहता है ऑल टोटोमेरिक फॉर्म में। इसको आपको क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है, ये आपको पूछेगा कि एक कंपाउंड दे देगा, यानी C6H6 ऐसे ही दे दिया, ठीक है। अब इसमें बोलेगा कि आपको पता करना है इसमें पाई बॉन्ड कितना है इसके टॉटोमेरिक फॉर्म में। तो टॉटोमेरिक फॉर्म मतलब जो इसका फॉर्म है और जो टोटोमेरिक फॉर्म है दोनों में सेम रहेगा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। इससे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में कि पहले टोटोमेरिक फॉर्म बनाए फिर काउंट किए, क्योंकि दोनों में सेम रहेगा। तो आप स्ट्रक्चर ही बना लीजिए और उसी का काउंट कर लीजिए जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, इससे आपका समय बचेगा एग्जाम में, ठीक है। ये लाइन को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है ऐसे लिखा हुआ है, इसको छोड़िए। अब ये है प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये बहुत ज़रूरी है और इसको आपको ऐसे याद नहीं होगा, तो आपको एक निमोनिक बनाना होगा इसको, ठीक है। ये निमोनिक ये है, इसमें सीपी एक बच्चे का नाम आप समझ सकते हैं जिसका नाम है चंद्र प्रकाश, ठीक है, चंद्र प्रकाश। सीपी एक बच्चे का नाम आप समझ सकते हैं चंद्र प्रकाश। तो ये निमोनिक कुछ ऐसा है कि रात को एफएम चला दो सीपी, एफएम आप समझ रहे हैं, एफएम रेडियो, तो ऐसा कुछ है, रात को एफएम चला दो सीपी, रात को एफएम चलाओ सीपी, ठीक है। अब हम लोग आर से लिख देते हैं, आर से रिंग चेन आइसोमर्स, टी से ट्रोटोमर्स, फिर एफ से आ जाएगा फंक्शनल आइसोमर्स और एम से आ जाएगा मेटामर्स, और सी पी चलाओ का कुछ नहीं है, सी पी से आ जाएगा चेन आइसोमर्स, फिर पोजीशन आइसोमर्स। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर अब ध्यान रखिए क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो हम लोग को फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो उसके लिए हम लोग को डी पता होना चाहिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो पहले मैंने बताया था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अपने को पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फाइंड करने के लिए। तो डी का एक फार्मूला होता है जो आप लोग को स्ट्रेट याद होना चाहिए। डी का फार्मूला है C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस n/2। ये डी का फार्मूला यहाँ लिखा हुआ भी है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। सी मतलब कार्बन आइटम, एच मतलब हाइड्रोजन, एक्स मतलब हेलोजन और एन मतलब नाइट्रोजन। इससे जो आपका वैल्यू आएगा 1 या 2 इसी हिसाब से आएगा। देख लीजिए, अगर आपका डी यू 0 आ गया मतलब ऑल सिंगल बॉन्ड है, कुछ प्रेजेंट नहीं, डबल बॉन्ड रिंग कुछ नहीं है। अगर आपका डी यू 1 आ गया तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है और एक रिंग प्रेजेंट हो सकता है। अगर डी यू 2 आ गया मतलब 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है या 2 रिंग प्रेजेंट हो सकता है, या एक पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड और एक रिंग प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, डी यू 2 में। अब देख लीजिए, हम लोग को इसमें पता करना है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अपने को फाइंड करने हैं C4H10 में। तो इसका हम लोग टी यू निकाल लिए C+1 यानी 5 माइनस एच, एक्स और एन नहीं है, बाई 2 यानी 5 माइनस 5 यानी 0 आ गया। इसका डी यू 0 आ गया, डी यू 0 आ गया मतलब ऑल सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग बना लेंगे आराम से, ठीक है। अब C5H12 इसमें भी हम लोग निकालेंगे तो डी यू 0 आएगा। C5H12 के 3 फॉर्म्स होते हैं, एक एन फॉर्म, एक आइसो फॉर्म और एक नियो फॉर्म, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। एक सेक फॉर्म भी होता है, वो मतलब ज़रूरी नहीं होता। हम लोग आते हैं C6H14, इसका भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एल्केन और उनके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एग्जाम में आप कितना आपका दिमाग कभी काम ना करे या कुछ भी हो, तो ये टेबल मेरे हिसाब से आपको याद होना चाहिए। जैसे C4 याद रखिएगा, ये बस एल्केन के लिए, एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड के लिए, C4H10, C5H12, C6H14 एंड C7H16 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 2, 3, 5, 9। इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए और एग्ज़ाम में डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं अगर आता है तो, ठीक है। हम लोग आते हैं C4H8, इसमें हम लोग देखेंगे तो डी यू का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें डी यू का वैल्यू 1 आ गया यानी एक डबल बॉन्ड हो सकता है और ये एक रिंग हो सकता है। तो हम लोग को दोनों पॉसिबिलिटी कंसिडर करना है, एल्कीन या साइक्लो अल्कीन। एल्कीन में ये तीनों बन सकते हैं और साइक्लो अल्कीन में ये दोनों, ठीक है। इसका भी एक छोटा सा टेबल है, इसमें मेनली दो ही पूछा जाता है, C4, हाँ, C4H8 एंड C5H10। इसमें साइक्लो अल्कीन फॉर्म आ जाएगा 2 और एल्कीन आ जाएगा 3, इसमें 5, 5 दोनों में। टोटल इसका हो गया 5 और इस टोटल इसका हो गया 10, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 5 और टोटल इसका 10 हो गया। इसको आप ध्यान रखिएगा, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये देखिए C5H10 जो हम लोग बता रहे थे, C5H10 का कितना आना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए टोटल। तो एल्कीन में हम लोग देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 बनता है इसका, और साइक्लो एल्कीन में भी 5 बनता है।
तो टोटल 10 आ गया। ये एक थोड़ा सा ज़रूरी एग्जांपल है, ये PYQ में आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। ये फार्मूला आ गया तो मतलब अल्कोहल और ईथर दोनों हो सकता है। इसमें आप याद रख सकते हैं 4 अल्कोहल और 4 ईथर होता है। इसको आप बना के एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। देख लीजिए फ़ोटो इसका, आराम से एक बार बना के देख लीजिएगा। 4 अल्कोहल और 3 ईथर हो गए, यानी 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए इस फार्मूला के। ठीक है, हम लोग आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम लोग आ चुके हैं स्टीरियो आइसोमर्स में। स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स में दो हम लोग को पढ़ना है मेनली, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो हम लोग स्टार्ट करें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अराइज होता है, मतलब स्टार्ट होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, या डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग विंग हो सकता है। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम लोग डाइस्टीरियोमर्स भी कहते हैं। और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है। आरटी मतलब रूम टेम्परेचर। ठीक है, कंडीशन क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करने का, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि फाइंड आउट इफ दिस कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और नॉट। तो कंडीशन क्या है इसका, सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्टेड साइट है यानी डबल बॉन्ड वाला साइट मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स, उसमें डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए। और हम लोग याद रख सकते हैं कि आइसोटोप्स भी डिफरेंट ग्रुप में आ सकते हैं, आइसोटोप्स डिफरेंट ग्रुप में आ सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप है, तो दो दो अलग अलग ग्रुप है। इसको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। आप इसमें देख सकते हैं इधर दो सेम ग्रुप आ गया, तो मतलब ये वाला पार्ट शो नहीं करेगा। इसमें भी दो सेम आ गया तो ये भी पार्ट शो नहीं करेगा। अब बच क्या गया मेन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चे लोग मैक्सिमम ये दोनों को देख के छोड़ देते हैं। पर इसमें एक यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है जहाँ पर अलग अलग शो कर रहा है। एक तरफ ये आ जाएगा, एक तरफ कार्बन इधर, एक तरफ इधर हाइड्रोजन, एक तरफ कार्बन, एक तरफ कार्बन और इधर एक CH3, CH और CH3। ठीक है, ये देखिए ये शो नहीं करेगा क्योंकि सेम ग्रुप है, फिर ये भी शो नहीं करेगा क्योंकि सेम ग्रुप है। आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का क्वेश्चन अलग से लगा लीजिएगा, आपके मॉड्यूल में होगा, क्योंकि ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और नॉट। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सबसे पहले आता है सिस ट्रांस आइसोमर्स, ZE सिस्टम और एक सिनेंटी। हम लोग को याद रखना है कि सिस ट्रांस का ZE से कोई कनेक्शन नहीं है, सिस ट्रांस और ZE में कोई कनेक्शन नहीं है, बट हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस मतलब सिमिलर ग्रुप जो होता है वो सेम साइड में होता है। सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड में होगा तो सिस होगा, अगर अपोजिट होगा तो ट्रांस होगा। जैसे कि सिमिलर ग्रुप इधर सेम साइड में, मिथाइल ग्रुप एम मतलब मिथाइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप, ये सेम साइड में है, मतलब ये हो गया सिस, और मिथाइल ग्रुप अगर अपोजिट साइड में है तो ये हो गया ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब जेडी सिस्टम में आते हैं हम लोग। इसमें Z मतलब होता है सेम साइड, Z मतलब होता है सेम साइड, और फिर E मतलब होता है अपोजिट साइड। E मतलब क्या होता है अपोजिट साइड। ठीक है, ये थोड़ा सा ग्रीक टर्म या लैटिन टर्म है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। Z मतलब सेम साइड, E मतलब अपोजिट साइड। इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ CIP रूल्स होते हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रेटर दी एटॉमिक नंबर हायर इज द प्रायोरिटी। अगर एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा है उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। अभी एग्जांपल आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर अगर पहला एटम का एटॉमिक नंबर सेम है तो हम लोग सेकंड एटम पे जाएंगे। ठीक है, और अगर आइसोटोप्स आ गया तो हायर द मास नंबर, तो हायर द मास नंबर हायर इज द प्रायोरिटी। सबसे पहले ग्रेटर एटॉमिक नंबर तो प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। अगर पहले एटम का एटॉमिक नंबर सेम है तो सेकंड एटम में जाएंगे। और अगर हम लोग को आइसोटोप्स मिल गया तो हम लोग जिसका मास नंबर ज़्यादा है उसका हायर प्रायोरिटी मिलेगा। ठीक है, इसमें हम लोग देख सकते हैं एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का ज़्यादा होगा कार्बन से, ये इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा ये दोनों में से। इसमें ऑक्सीजन का ज़्यादा है नाइट्रोजन से, तो इसको ज़्यादा मिलेगा। ये देख सकते हैं ये दोनों अपोजिट साइड में, इसलिए ई क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, इधर हम लोग देख सकते हैं इधर ऑक्सीजन है, इसका हाइड्रोजन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, तो ये इधर हायर प्रायोरिटी में, इधर ब्रोमीन हायर प्रायोरिटी में कार्बन से। इसमें भी ई आ गया। इसमें भी हम लोग देख सकते हैं जैसे कि CH3 है, CH2, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3 को CH2 और H, CH2 दोनों में सेम आ गया। फिर इसमें H आ रहा है, इसमें CH3 का C आ रहा है। C और H में किसका ज़्यादा है, C का ज़्यादा है, तो ये हायर प्रायोरिटी में आ गया। इसमें भी हम लोग देख सकते हैं OH, इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं OCH3, C का ज़्यादा आ गया तो ये दोनों हायर प्रायोरिटी में और अपोजिट साइड, इसलिए E कन्फिग्रेशन में आ जाएगा। एक ये भी देख सकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर सेम आइटम में ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड, ये हम देख सकते हैं प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसका आएगा। अब बोलेंगे क्या ये दोनों, लेकिन इसमें सेम आइटम नहीं है ना। देखिए C है, C इधर नाइट्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर CC सेम आ गया।
फिर इधर ऑक्सीजन आ गया तो ये हायर प्रायोरिटी का बन गया, इधर नाइट्रोजन नहीं आ रहा है, ठीक है। और फिर हम लोग इधर देख सकते हैं, ये देखिए ये दोनों सेम आइटम है, तो हम लोग का प्रायोरिटी ऑर्डर से जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड का ज़्यादा आ गया, इसका ज़्यादा आ गया, तो इसमें ये आ गया, इसमें ये सेम साइड है, यानी जेड कन्फिग्रेशन, ठीक है। इसमें हम लोन पेयर के हिसाब से भी देख सकते हैं, जैसे लोन पेयर भी कभी कभी दे देते हैं एग्जाम में, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा है, ब्रोमीन का ज़्यादा है। तो ये मतलब ये पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं, तो ये शो करेगा क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स हैं, लोन पेयर को भी अलग ग्रुप में कह सकते हैं, ये कहना चाह रहा है। इसमें शो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा आप कमेंट में बताइए इसको, इसमें शो क्यों नहीं करेगा। तो इसमें ईटी मतलब होता है इथाइल ग्रुप, ठीक है, ये हिंट है, इसमें अलग अलग ग्रुप है, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। हम लोग आते हैं सिन एंटी में, सिन मतलब सेम साइड और एंटी मतलब अपोजिट साइड। अगर एच और ओ एच अगर सेम साइड में है तो उसको हम लोग सिन बोलेंगे, अदरवाइज हम लोग उसको एंटी बोलेंगे। एच और ओ एच के अलावा और भी ग्रुप हो सकते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन मेनली सिन और एंटी में एच और ओ एच ही पूछा रहता है। इसमें हम लोग देख सकते हैं एच और ओ एच अगर सेम साइड में है तो सिन, अपोजिट एंटी। इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर लिखने का कोशिश किया, ये उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। इसमें हम लोग लिख रहे हैं एन ओ एच को हम लोग ऑक्साइम बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, एन ओ एच को ऑक्साइम बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऑक्साइम के हिसाब से लिखते हैं नाम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिन, सिन मतलब CH3, सिन मिथाइल, इधर फिनाइल है, फिनाइल ऑक्साइम, ठीक है। हम लोग एंटी के हिसाब से भी लिख सकते हैं, एंटी फिनाइल मिथाइल और इधर NOH ऑक्साइम, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, अगर नहीं ध्यान रहा तब भी चलेगा। इधर देखिए ग्रुप सेम है तो सिन ग्रुप आ गया, बोला ना H और OH के अलावा भी हो सकता है, ये उतना ज़रूरी नहीं है, एसिटोफिनॉल ऑक्साइम, ठीक है। ये PH2N2 अब अपना बन रहा है, ये भी शो करेगा, ठीक है, क्योंकि N में यहाँ पर लोन पेयर रहेगा, या लोन पेयर शो नहीं किया, ये बात ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 5 होता है, तो इधर 3 बॉन्ड बना रहा है, इधर एक लोन पेयर है, तो ऑटोमेटिकली इसमें लोन पेयर है जो शो नहीं कर रहा है, तो ये भी शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है, इसको भी देख लीजिएगा, PH2N2, ठीक है। हम लोग आते हैं साइक्लोएल्केन्स में, हम लोग कैसे चेक करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो साइक्लोएल्केन का ये लाइन बहुत ज़रूरी है, साइक्लोएल्केन जब भी आए साइक्लोएल्केन्स, तो ये लाइन आपके दिमाग में तुरंत फट से आ जाना चाहिए। साइक्लोएल्केन्स का क्या लाइन है, सेम और डिफरेंट ग्रुप्स एट डिफरेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो सेम ग्रुप हो सकता है या डिफरेंट ग्रुप्स हो सकता है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 होना जरूरी है कार्बन एटम में और डिफरेंट कार्बन एटम में, ठीक है। इधर देखिए sp3 सेम ग्रुप है तब भी ये शो करेगा, और जब भी शो करेगा साइक्लोएल्केन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो उसका वैल्यू हमेशा 2 आएगा। साइक्लोएल्केन्स में अगर कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमेशा 2 आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें देखिएगा sp3 नहीं है, ग्रुप्स तो अलग अलग है पर sp3 नहीं है, तो ये चेंज हो गया। इसमें sp3 है, तो ये शो कर रहा है। इसमें सेम जगह पे डिफरेंट, यहाँ पर क्या लिखे हैं, डिफरेंट भी होना चाहिए, और sp3 भी होना चाहिए कार्बन एटम, ठीक है। ये भी शो करेगा, ये शो नहीं करेगा क्योंकि sp2 आ गया। और जब भी साइक्लोएल्केन्स में शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो उसका वैल्यू 2 रहेगा, ठीक। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये सिस है क्योंकि H और H सेम साइड में, ये ट्रांस है क्योंकि अपोजिट साइड में H। देखिए इसमें पूछ देगा आपको एग्जाम में कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना है बताओ। इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि सेम और डिफरेंट ग्रुप्स एट डिफरेंट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स। तो डिफरेंट ग्रुप्स एट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम sp3 है, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का वैल्यू 2 आ जाएगा। इसमें सॉलिड टेस्ट वेज हम लोग इसमें भी देख सकते हैं, H और H सेम साइड में है तो ये अपोजिट साइड में, ये देखिए यहाँ पर सॉलिड है और इधर डैश है, तो ये ट्रांस है, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ दी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम लोग आते हैं। सबसे पहले अगर एंड ग्रुप्स डिफरेंट है, जिसको हम लोग अनसिमेट्रिकल भी कह सकते हैं, एंड ग्रुप्स डिफरेंट है मतलब इधर देखिए CH3 है और CH2Br है, तो एंड ग्रुप्स अलग अलग हो गया। तो इसमें हम लोग आएंगे, सबसे पहले स्टीरियोजेनिक एरिया क्या होता है, स्टीरियोजेनिक एरिया ये होता है, इसको हम लोग को एक स्टीरियोजेनिक एरिया कहेंगे। तो एंड ग्रुप्स अलग अलग है, और स्टीरियोजेनिक एरिया का वैल्यू 4 है, तो हम लोग एन मतलब स्टीरियोजेनिक एरिया, उसका वैल्यू इसमें 4 आ रहा है, एन मतलब स्टीरियोजेनिक एरिया, और इस एग्जांपल में उसका वैल्यू 4 आ रहा है। तो फार्मूला क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n, ये किसका फार्मूला है, अगर एंड ग्रुप्स अलग है यानी अनसिमेट्रिकल है, तो हम लोग कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फार्मूला हो जाएगा 2 टू दी पावर n, और 2 का पावर इधर 4 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग दूसरे वाले में आते हैं, अगर एंड ग्रुप सेम है यानी सिमेट्रिकल है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला है 2n-1 प्लस 2p-1। p क्या होगा, p हो जाएगा n/2 अगर
स्टीरियोजेनिक एरिया n है, ठीक है, अगर इवन n है तो, और p हो जाएगा n+1/2 अगर ऑड n है अपने पास, ठीक है। ये देखिए इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, तो सिमेट्रिकल हो गया। n का वैल्यू इसमें 4 आ गया, सिमेट्रिकल है, n का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 4 आ गया, सिमेट्रिकल है, तो p हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे, n इवन है तो p हो जाएगा n/2 हो जाएगा क्योंकि n इवन है, ठीक है। तो p का वैल्यू भी 2 आ गया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का हम लोग फॉर्मूला में डाल देंगे ये सारा चीज़, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएगा 2n-1 + 2p-1, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं अगर n ग्रुप सेम है और डिफरेंट है। हम लोग कुछ आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट आता है, फिर बॉइलिंग पॉइंट, फिर क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, फिर मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी और सॉलिबिलिटी। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है सिस आइसोमर का ज़्यादा होता है ट्रांस से, ये बात हम लोग हमेशा याद रखेंगे, सिस आइसोमर का ज़्यादा होगा ट्रांस से डाइपोल मोमेंट। अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल मोमेंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट सिस आइसोमर का ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा ट्रांस आइसोमर से। फिर क्रिस्टल लैटिस एनर्जी CLEB जिसको हम लोग कहते हैं, वो ट्रांस आइसोमर का ज़्यादा रहता है सिस से, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रिस्टल लैटिस एनर्जी के, तो ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा सिस आइसोमर से। अब जो स्टेबिलिटी होता है वो ट्रांस आइसोमर का ज़्यादा होता है क्योंकि वो बेटर पैकिंग शो करता है। क्रिस्टल लैटिस एनर्जी मेनली हम लोग पैकिंग के हिसाब से समझ सकते हैं, तो स्टेबिलिटी ट्रांस का ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो अच्छा पैकिंग शो करता है। आप भी ध्यान से थोड़ा सा सोचिएगा ट्रांस का क्यों होगा, थोड़ा सा इसमें विचार कीजिएगा, ठीक है। और जो सॉलिबिलिटी रहेगा वो सिस का ज़्यादा रहेगा ट्रांस से, स्टेबिलिटी का उल्टा, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। फिर स्पेशल केस में हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले क्यूमुलेंस हम लोग बोलते हैं किसको, क्यूमुलेंस मतलब जो लगातार डबल बॉन्ड आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेंस। तो अगर ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेंस होगा तो वो एग्जिबिट करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर स्पाइरेंस, फिर स्पाइरेंस मतलब लगातार रिंग अगर आ गया तो हम लोग बोलेंगे स्पाइरेंस, जैसे क्यूमुलेंस, ऐसे हम लोग क्यूमुलेंस हो गया ये। फिर स्पाइरेंस अगर लगातार रिंग आ गया तो ये हो गया स्पाइरेंस, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ रिंग्स यानी स्पाइरेंस एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिर ऑड नंबर ऑफ स्पाइरेंस पर क्यूमुलिन का अगर कॉम्बिनेशन हो तो वो भी शो कर सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। अब साइक्लोएल्कीन्स हम लोग डिस्कस करें, ध्यान रखिएगा। साइक्लोएल्कीन्स हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग डिस्कस करें अभी साइक्लोएल्कीन्स रिंग में जब डबल बॉन्ड 8 और अबव का अगर साइक्लोएल्कीन हुआ, अगर उसमें ही हुआ तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, ठीक है। जैसे इसमें 4 का है तो ये शो नहीं करेगा, इसमें 6 का है ये भी शो नहीं करेगा, इसमें 8 का है और डबल बॉन्ड है तो ये शो करेगा, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाईसाइक्लो कंपाउंड यानी 2 रिंग, इसका नाम आप याद रख सकते हैं सिस डेकालीन। डेकालीन ही है क्योंकि H दोनों बाहर निकला हुआ है, और ट्रांस डेकालीन एक H बाहर है और एक H अंदर है, ठीक है। ये भी शो करेगा बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में। अब हम लोग आ जाते हैं इस पे, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। ये देखिए इधर अलग अलग ग्रुप है, इधर जाएंगे तो इधर भी अलग ग्रुप है और इधर नहीं है Br, तो ये शो करेगा। अब जैसे कि हम लोग इसमें देख सकते हैं, इधर आएंगे तो सिमेट्री के हिसाब से ये शो नहीं करेगा। एक बार आप ही देख लीजिए, इधर तो अलग अलग ग्रुप है, इधर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इधर से हम लोग आएंगे इधर, इधर से आएंगे इधर, मतलब लगभग हम लोग को सेम दिख रहा है, इसलिए ये शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका आने का चांस, अगर अच्छा पेपर हुआ तो ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि H और Br इस तरफ तो डिफरेंट एटम्स है, पर इस तरफ हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इस तरफ के हिसाब से सिमेट्री के हिसाब से शो नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग ऊपर अभी डिस्कस किए हैं, हम लोग साइक्लोएल्केन्स वाले में डिस्कस किए थे कि सेम और डिफरेंट ग्रुप एट डिफरेंट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम। तो इसमें क्या है, sp3 है, डिफरेंट मतलब सेम ग्रुप है एट डिफरेंट कार्बन आइटम्स, और कार्बन आइटम भी अलग अलग है। तो ये मतलब डबल बॉन्ड के हिसाब से शो नहीं कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये शो कर रहा है साइक्लोएल्केन के हिसाब से, यानी रिंग के हिसाब से ये शो कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अगर अच्छा पेपर आया तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं अब इसमें, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 2 आएगा इसका। फिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। इवन नंबर ऑफ लगातार अगर डबल बॉन्ड आ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूमुलिन्स जो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, क्यूमुलिन्स। फिर अगर लगातार रिंग आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरेंस। तो अगर ऑड नंबर आया दोनों का तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, अगर इवन नंबर आया तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, तो आज के लिए वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑप्टिकल आइसोमर से कंटिन्यू कर दूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है।